हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। तो क्लास 10th का ये आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में सबसे लास्ट चैप्टर है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि चैप्टर छोटा सा है, इजी चैप्टर है तो जल्दी हो जाएगा और वो ऊपर ऊपर से इस चैप्टर को करके चले जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इनके देखेंगे पीवाईक्यूज जो बोर्ड में दे रहे हैं आजकल, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। अगर आप कहीं पर भी देखोगे, अगर आप नॉर्मली कोई भी बुक सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वहां पे दे रखे हैं, लेकिन नहीं, मैं मानता हूं कि इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन, अगर आप बात करें केस स्टडी टाइप या फिर आप बात करें कि सर कोई 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, या आई थिंक केस स्टडी इसमें से बहुत अच्छे से बनती है। क्योंकि अगर आप आगे जाके देखेंगे तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम सर पढ़ इसलिए रहे हैं, कोई भी अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसे अपने अंदर उतार सके, हम बिहेवियर चेंज ला सके। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सर एनवायरमेंटल पोल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। और हमें ये देखना होगा कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखने कि हमारा एनवायरमेंट है क्या और वो काम कैसे करता है। आज हम उसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि एनवायरमेंट की फंक्शनिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि इसका पोल्यूशन किस किस वजह से हो रहा है। एंड द थर्ड कि हमने क्या इसके लिए प्रिकॉशंस या मेजर्स लिए हैं जिससे इस पोल्यूशन को रोका जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जब तक अपने एनवायरमेंट को क्लीन नहीं रखेंगे तब तक उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो किसको झेलने पड़ेंगे, हमें। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एनवायरमेंट को साफ क्लीन रखें, है ना। तो अब बात हम यहां पर कर रहे हैं सबसे पहले कि सर एनवायरमेंट होता क्या है, एनवायरमेंट है क्या। देखो, आपको छोड़ के बाकी बाहर जो भी चीज है वो सब किस में आ जाएंगी आपके लिए, एनवायरमेंट में, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहां पर हूं, मेरे को छोड़ के आप सब, ठीक है ना, आप एनवायरमेंट में हो मेरे लिए, आप भी हो। क्या ये चेयर एनवायरमेंट में है? हाँ। क्या ये बुक एनवायरमेंट में है? जी हाँ, है ना। ये बेवकूफ लड़का एनवायरमेंट में है? हाँ है। सब आएंगे एनवायरमेंट में, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट के अंदर आप देख रहे हो कि चाहे सर अगर आप बात करो लिविंग की, चाहे आप बात करो नॉन लिविंग की, दोनों ही एनवायरमेंट का पार्ट है, दोनों ही एनवायरमेंट का पार्ट है। जैसे अगर आप एनवायरमेंट की डेफिनेशन पढ़े, रेफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड अस, रेफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। द एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज। फिजिकल जानते हैं, जैसे ये यार नॉन लिविंग मान लो, और बायोलॉजिकल लिविंग एंटिटीज। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग टू टाइप की एंटिटीज हम लेके चलते हैं। थर्ड लाइन, एवरी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट, एवरी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद। अब देखिए, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए तो आप एनवायरमेंट हो, या आप मुझे सुन रहे हो तो आपके लिए मैं एनवायरमेंट हूं, ये बोर्ड एनवायरमेंट है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि आप इंटरेक्ट हो रहे हो ना मेरे साथ इस टाइम पर, मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट, उसको इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा। जैसे कि आप अपने घर में जाएंगे, अपने रूम में बैठे हैं आराम से, तो वो आपके लिए तो एनवायरमेंट है, मतलब आप अपने एनवायरमेंट में रेस्ट कर रहे हैं, है ना। फूड कहां से मिला आपको, एनवायरमेंट से। तो सब चीजें आपको, जो भी चीज आप काम करते हैं वो सबके सब कहां से मिल रहे हैं आपको, एनवायरमेंट से। कहां से मिल रहे हैं आपको, एनवायरमेंट से, है ना। तो इसीलिए लिखा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट, जो उनका एनवायरमेंट है। अब सुनिए, अब यहां पर बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। किसकी बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि सर आपको अकेले रहना है, बाहर से कोई भी हेल्प नहीं लेनी है आपने किसी भी तरीके की, आपको सिर्फ अकेले रहना है, क्या आप रह पाओगे? क्यों? जैसे कि
हाँ मोबाइल ही हो गया। हाँ आज के टाइम में तो सर मोबाइल के बिना तो कैसे ही जीऊंगा मैं, उसके बिना तो मरना ही अच्छा है। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं अकेले रहने की तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको फूड के लिए तो डिपेंडेंसी है ही है किसी के ऊपर। फूड तो आपको लेना ही होगा ना कहीं से, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में तो नहीं है, आप खुद तो नहीं कर रहे हैं सर सब कुछ, ये सब खुद कर लेंगे, आप तो नहीं कर पाओगे। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, इंडिपेंडेंटली रह सकती है, तो उसको तो मैं इकोसिस्टम बोलूंगा। अगर वो अकेले नहीं रह पा रही है, सेल्फ सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो वो मेरे लिए इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है ना? अच्छा सुनो, अगर मैं चंडीगढ़ को पूरे कंट्री से अलग कर दूं, है ना, पूरे कंट्री से अगर अलग कर दूं, भाई यहां पे ना कोई बाहर से अंदर चीज आएगी, यहां से बाहर नहीं जाएगी, क्या चंडीगढ़ रह पाएगा अपने दम पे? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो फूड भी नहीं आ रहा। वाटर कहां से लाओगे? पानी थोड़ी ना, यहाँ नदियां थोड़ी ना बह रही है, तो पानी कहां से आएगा? तो सर थोड़ा एरिया बढ़ा देते हैं, थोड़ा एरिया बढ़ा देते हैं। चलो अगर बात करें कि पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी, एमपी, इन पूरे जो ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, इनको अलग कर लेते हैं एक बार, क्या अब रह पाएंगे? हाँ आप जिंदा रह पाएंगे, बच तो जाएंगे ना, जिंदा मरेंगे तो नहीं। चंडीगढ़ वाले केस में तो मर ही जाएंगे, क्योंकि पानी ही नहीं है। अब क्या है कि चलो मान लो पंजाब में कहीं से कहीं पे तो पानी का सोर्स है, चलो वहां से तो अपने इकोसिस्टम में तो मैं ले ही सकता हूं, बाहर से नहीं ले सकता। तो हाँ, ये मेरे लिए क्या बन गया? पूरा का पूरा इकोसिस्टम। क्या बन गया? इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम में हम कहते हैं कि मेनली 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट, प्रोड्यूसर। फर्स्ट कौन होना चाहिए मेरे पास? प्रोड्यूसर। सेकंड वन इज कंज्यूमर, थर्ड वन इज डिकम्पोजर। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। मुझे ये तीनों अपने इकोसिस्टम में चाहिए होते हैं। अगर ये तीनों अवेलेबल नहीं है तो वो एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट मतलब इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा। करेक्ट? अच्छा आगे बात करें तो हम पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीच में कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर क्या होता है, कि व्हाट इज कंज्यूमर? व्हाट इज कंज्यूमर? जो अपना फूड खुद नहीं बना पाएगा, किससे लेने वाला है? प्रोड्यूसर से। किससे लेने वाला है? प्रोड्यूसर से लेने वाला है। क्या प्रोड्यूसर अपना फूड खुद बना पाएगा? जी हां, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। विद द हेल्प ऑफ। तो प्रोड्यूसर ने खाना बनाया। खाना क्या बनाया कि उसने क्या किया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में चेंज कर दिया। तो पहली लाइन तो ये याद रखोगे, प्लांट कैसे बुलाते हैं आपको? आईओ। कैसे बुलाते हैं आपको? आईओ। आईओ मींस इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड ऑर्गेनिक क्या बना देते हैं उसका पकड़ के? ग्लूकोज। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक को कंज्यूम करते हैं। हम मतलब कंज्यूमर। हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक को कंज्यूम कर रहे हैं और उसको वापस से किस में चेंज कर देते हैं? इनऑर्गेनिक में। उसे किस में चेंज कर देते हैं? अब सुनिए, बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी चीज खाई, मैंने ऑर्गेनिक फूड लिया, उसको किस में चेंज कर दिया? इनऑर्गेनिक। किस में कर दिया? इनऑर्गेनिक। क्या जितना खाया उतना ही इनऑर्गेनिक में चेंज कर चुका हूं क्या? नहीं, कुछ तो मेरी बोन्स में भी गया होगा, बोन्स का मास बढ़ा ना, कुछ तो मेरी बोन्स में भी होगा, कुछ मेरे मसल्स में चला गया, कुछ स्किन में चला गया। तो ये लेके तो साथ कुछ नहीं जाना है, जो लिया था आपने अर्थ से, अर्थ को वापस देना है। तो ऑर्गेनिक का आपने इनऑर्गेनिक तो कुछ बनाया, जैसे आपने ग्लूकोज ली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वापस से उसको रेस्पिरेशन के थ्रू चेंज कर दिया। यही था ना कि हम वापस से रेस्पिरेशन के थ्रू चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ जो है वो हमारे अंदर बच गया।
कुछ हमारे अंदर बच गया। अब उसे कैसे बाहर निकालेंगे? जब आप मरोगे, आफ्टर डेथ कौन रोल प्ले करते हैं? डिकम्पोजर्स। क्या कौन रोल प्ले करते हैं? क्या रोल है उनका? जो ऑर्गेनिक मैटर बचे हुए हैं उन सबको वापस से किस में चेंज कर देना? इनऑर्गेनिक। किस में चेंज करना भाई साहब? इनऑर्गेनिक। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। कंज्यूमर क्या करते हैं? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में। डिकम्पोजर क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक। उसका भी यही काम है डिकम्पोजर का। और पूरे अगर आप इकोसिस्टम में देखोगे तो सबसे मेन कौन है? सबसे मेन प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। सबसे पहले डिकम्पोजर चाहिए। अगर आपने डिकम्पोजर नहीं रखा वहां पे तो आपका जो इकोसिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? देखो क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स मींस प्लांट्स ने सॉइल से न्यूट्रिशन निकाला, फूड में डाला, फूड हमने खा लिया, है ना? उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर फेंक दी, और जो हमारी बॉडी में गया जब हम मरे तो डिकम्पोजर ने वापस से निकाल के किस में डाल दिए? सॉइल में। वो सॉइल से वापस से किस में ले लिया? प्लांट ने। प्लांट्स ने किसको दिया? फूड को। वो फूड किसने ले लिया? हमने। हम फिर बड़े हुए, मर गए, फिर वो सारा जो न्यूट्रिएंट है वापस से किस में चला गया? सॉइल में। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। तो एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल चलते रहते हैं, तभी आप बार बार आ रहे हो। अगर हम सब चीजों को कंज्यूम करके चले जाते तो हमारे जो जितनी भी प्रीवियस लिनिएज है वो ही खत्म करके चली जाती सब कुछ, तो हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तो हम कुछ ना ही साथ लाए थे और ना ही लेके जाने वाले हैं। जो चीजें थी वापस सब याद लेके जानी है। तो आइए डेफिनेशंस देखते हैं कुछ। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट व्हिच कैन लिव इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली रह सकती है। ठीक है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में जाएंगे तो फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज डिकम्पोजर। अब देखिए प्रोड्यूसर ने कुछ सॉइल से लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स लिए, अपने फ्रूट में डाले, वो फ्रूट किसने कंज्यूम किया? कंज्यूमर ने। जब कंज्यूमर मर गया तो किसने पकड़ लिया? डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर ने वो इनऑर्गेनिक मटेरियल वापस से कहां डाल दिए? सॉइल। तो एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है। आई थिंक आपको एनवायरमेंट पढ़ने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए न्यूट्रिएंट साइकिल की, कि न्यूट्रिएंट में कैसी साइक्लिंग होती है, कौन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, फिर वापस कैसे आएगा। तो आपको न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ना है इस पूरे केस में। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? जैसे कि आप देखिए यहां पे, अब प्रोड्यूसर क्या काम कर रहा है? इनऑर्गेनिक को। कंज्यूमर क्या काम कर रहा है? ऑर्गेनिक को। और डिकम्पोजर क्या काम कर रहा है? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में। क्लियर है यहां तक की? अब हम देखते हैं इकोसिस्टम्स के बारे में, कि अगर हम इकोसिस्टम को देखें, इकोसिस्टम वही हमारा एनवायरनमेंट, अगर हम उसको देखते हैं, अपने इकोसिस्टम को देख रहे हैं, तो वहां पर दो टाइप के फैक्टर्स मिलते हैं। कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक। वहां पर आपको टू टाइप्स के फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज बायोटिक फैक्टर एंड द सेकंड वन इज अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग, और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो अगर आप यहाँ पे नॉन लिविंग फैक्टर्स देखेंगे तो कौन कौन से आ रहे हैं? टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एंड वाटर। इनकी डिपेंडेंसी भी तो प्लांट में इफेक्ट करेगी। मान लो कि किसी भी सॉइल में आपके पास वाटर की प्रेजेंस नहीं है, वाटर है ही नहीं आपके पास, तो क्या प्लांट प्रोड्यूसर फूड बना पाएंगे? नहीं। या मान लो कि सॉइल अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो क्या बनने वाला है? नहीं। लाइट ही नहीं आ रही, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। अच्छा, टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है? बता पाए कोई? किसी को ज्यादा चाहिए होता है। टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से कौन डीएक्टिवेट हो सकते हैं? आपके एंजाइम्स। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आता है? आपकी बॉडी पे, एंजाइम्स पे। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भूख नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो भी खाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आपको जैसे ही फीवर होता है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, तो सबसे पहले आपको खाने का मन नहीं करता। क्यों?
क्योंकि आपके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में। पहले हम पढ़ रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट काम क्या करता है। तो हमने एक चीज देखी कि हमारे एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट साइकिल पे खेलता है। उस न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, चलाने के लिए 3 कंपोनेंट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ये तीनों होने बहुत जरूरी है। अगर हम देखें कि सर ये तो हुए हमारे बायोटिक फैक्टर, और साथ में हम किसको लेकर चल रहे हैं? अबायोटिक। अगर अबायोटिक में देखोगे तो टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एंड, और बायोटिक में तो आप जानते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। ये तीनों होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कहोगे कि डीकंपोजर, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर ना भी हो तो सब गेम खत्म हो जाएगी, वो तो चलेगी ही ना। लेकिन कंज्यूमर से ज्यादा भी कौन इंपॉर्टेंट है? डीकंपोजर। ये जरूरी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से कोई 2 चूज करो जिससे आपका इकोसिस्टम चल पाएगा, तो प्रोड्यूसर और दूसरा डीकंपोजर। कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। तो आपको मेनली किस पे ध्यान रखना है? अपनी न्यूट्रिएंट साइकिल पे। न्यूट्रिएंट साइकिल। आइए, तो अगर हम पढ़े बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, तो बायोटिक फैक्टर में सबसे पहले कौन आ रहे हैं मेरे पास? प्रोड्यूसर। अगर आप प्रोड्यूसर को देखो, पढ़ो डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है? चीफ फूड प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये क्या है? चीफ फूड प्रोड्यूसर। कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल प्लांट्स यही काम करते हैं। एंड फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये ऐसे छोटे कुछ बैक्टीरिया या प्लांट्स होते हैं या एल्गी टाइप चीजें होती हैं जो कि हमें कहां मिलती हैं? वाटर में। और ये क्या परफॉर्म कर सकती हैं? फोटोसिंथेसिस। अच्छा सुनिए, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करके देता है आपको? प्लांट्स। क्योंकि आप प्लांट्स देखो पूरे अर्थ पे कितने हैं, तो आपको ये जान के हैरानी होगी लगभग 80% जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, मेनली 80% की जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट नहीं करके देते, एल्गी करके देती है। मींस कौन करके देता है? फाइटोप्लैंक्टन। प्लांट्स का तो 20% हिस्सा है उसमें सिर्फ। मेनली कौन करके देता है हमें? फाइटोप्लैंक्टन। गलती मत करना, इस क्वेश्चन में गलत हो सकता है ये कि आपका दिमाग कहेगा जी प्लांट, लेकिन प्लांट आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आने वाला है मेरे पास? फाइटोप्लैंक्टन। नहीं तो एल्गी दे रखा है आंसर में, तो आप एल्गी की तरफ जाएंगे। एल्गी करके देती है। सर चीफ प्रोड्यूसर है फोटो सिस्टम में, ये चीफ प्रोड्यूसर। आगे जी फाइटोप्लैंक्टन है, हाँ एल्गी है। हाँ बनाता है, बिल्कुल अपने लिए बनाता है, स्टोर नहीं करता फूड में। प्लांट स्टोर करके दे देता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का मेन रोल सिर्फ हमारे लाइफ में इतना नहीं है ना कि फूड बना दे। मेन रोल हमारा ये भी है कि ऑक्सीजन गैस इवोल्व करे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करे और ऑक्सीजन को इवोल्व करे। वो भी तो मुझे देखना है कि ऑक्सीजन इवोल्व हो सके। अच्छा आओ अब बात करते हैं किस पे? कंज्यूमर पे। कंज्यूमर क्या करते हैं? विच कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर्स के टाइप देख लो कौन कौन से। पहला कौन सा मेरे पास? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या करते हैं? विच फीड ऑन प्लांट्स। कार्निवोर which feed on other animals, and omnivores which feed on plants and animals. Which feed on plants and animals. Which feed on plants and animals. दोनों पे कर सकते हैं सर। अच्छा अब कौन है अगला मेरे पास? पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पे तो करेंगे, बट ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर शेल्टर। उसी पे ही रहना होगा, जैसे कि लाइस।
लाइस, लाइस क्या होती है, आपके हेड में रहेगी, वहीं से वो फीड कर रही है और वहां पे शेल्टर लिया, उसका रहना भी उसने वहीं है ना, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ये सब कंज्यूमर है, पैरासाइट वगैरह, ये देखो कंज्यूमर के टाइप लिखे गए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट। आगे हम आते हैं किस पे, डीकंपोजर। अब डीकंपोजर क्या काम करते हैं, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज देम इनटू द सॉइल। सॉइल की न्यूट्रिशन पावर को फिर से बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो बचा हुआ था वो सबका सब कहां जाने वाला है, सॉइल में। तो सॉइल की जो न्यूट्रिशनल पावर है उसको वापस से इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, डीकंपोजर में क्या नाम आता है, सैप्रोफाइट्स। क्या नाम आया, विच फीड ऑन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डेड बॉडी पे फीड करते हैं, which feed on dead body of plants and animals। कोई भी होगी तो उस पर ये फीड करेगा। एक लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है, decomposer is the fertility of the soil। Decomposer increase the fertility of the soil। Decomposer increase the fertility of the soil। कैसे, हाँ जी, कैसे फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको लगभग 3 चीजें चाहिए होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना। अब सोइल के पास कैसे आएगा, वो मैक्सिमम नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम कहां मिलता है, हमारे बोन्स में या हमारी बॉडी में, जो हमने उनसे लेके खा लिया। जो मेरे पास कैल्शियम है, ये कैल्शियम मेरे पास कहां से आया हुआ है, अर्थ से, क्योंकि अर्थ में प्लांट में आया, प्लांट से मैंने ले लिया, वो मेरे अंदर रह गया। अब वापस से उसका लेवल बढ़ाना है, जब मैं डेड होऊंगा तो वो डीकंपोजर काम करेंगे बॉडी में, वो सारा का सारा कैल्शियम वापस से चला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब दफनाते हैं तो वो बॉडी सारी डिसॉल्व हो जाती है, नमक डाल देते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। तो आप कहोगे सर जैसे अगर हम हिंदूज में देखें तो वहां दफनाते तो है नहीं, वहां तो जला देते हैं, तो क्या जलाने में वो वापस से नहीं होता, होता है, क्योंकि जलाने में लास्ट में वो बोन्स का ऐश तो बचता ही है ना, वो बोन एश प्योर कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, वो कहां ले जाके डाल देते हैं हम, गंगा में, पानी में। वो पानी कहां जाता है फिर, खेतों में। वो पानी कहां जाता है वापस से, खेतों में। वो किसको मिल जाता है वापस से, प्लांट्स को, सोइल। हाँ, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। देख रहे हो, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सोच समझ के बनाया कि नदी में डाल दो, नदी में डाले। अच्छा कहो सर यही ना दफना ले, दफना लो, कुछ यहाँ दफनाते हैं, कुछ नदी में डालते हैं। नदी में डालने से क्या होता है कि वो जहां जहां चाहिए होता है वो पूरा नदी के पानी के साथ आगे तक चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जहां तक नदी जाएगी वो वहां तक फैल जाएगा। क्योंकि सारी गेम क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चल रहा है वापस से। प्रोड्यूसर ने लिया, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, वापस से डीकंपोजर ने फिर से सॉइल में डाल दिया। इसीलिए डीकंपोजर का काम आता है, डीकंपोजर इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्लियर? हाउ डज इकोसिस्टम वर्क्स, कैसे काम करता है, वही है यार, सोलर एनर्जी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर फीड करेंगे और डीकंपोजर उसको वापस से न्यूट्रिएंट को ले आएगा। तो बार बार उसी चीज को समझाने की कोशिश हो रही है। मेनली हमारा दिमाग किस में चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और न्यूट्रिएंट साइकिल को पढ़ना है। अब हमारे पास आते हैं सर फूड चेन एंड फूड वेब। देखो फूड चेन क्या होती है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम बात करें डियर्स की, डियर की बात करें तो डियर फीड ऑन ग्रास, डियर फीड ऑन ग्रास। तो डियर को किसने खा लिया, मान लो सीधा ही शेर थोड़ा कुछ और करवा लो पहले, मान लो बफेलो का खाती है, तो उसको खा लिया वोल्फ ने, वोल्फ खा लेती है। डियर को पकड़ लिया किसने, वोल्फ ने। वुल्फ को किसने पकड़ लिया, टाइगर ने। टाइगर को किसने पकड़ लिया, लायन ने।
तो इसमें क्या हुआ, एक ने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, मतलब वो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं ना। अरे बाहर है खाना तो बाहर मिलेगा मेरे को एनवायरमेंट में, तो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं डियर की, तो डियर के लिए फूड कौन हुआ, ग्रास। वोल्फ के लिए फूड कौन हुआ, डियर, वो ग्रास नहीं खाते। अब टाइगर के लिए कौन फूड हुआ, वुल्फ, तो वो उसको खाएगा, उसको देखेगा आ गया ना खाना बढ़िया, लेग पीस खाऊंगा। वो कल उसको भैया कि थोड़ा आज तो ये ग्रास वगैरह चले थे, लॉय कहता अपन नहीं खाते ग्रास, आपने बस की नहीं खाते, वो सीधा कार्निवोर्स, बढ़िया पार्टी लेग पीस खाते हैं, एकदम छोटे मोटे चीज नहीं खाते। तो इसमें क्या है, एनर्जी आई ना आगे तक। सोचो अगर लॉयन डियर को खा रहा है, अगर डियर के पास खाने के पास ग्रास नहीं है तो डियर जिंदा बचेंगे नहीं, तो डियर जिंदा नहीं बचेंगे तो लॉयन भी नहीं बचेंगे। तो ये पूरी की पूरी साइकिल बच जाए, खत्म हो जाएगी। आपको सर लॉयन के पास और अदर आइटम्स होंगी खाने के लिए, जरूरी है कि डियर ही खाना है। लेकिन देखो क्या है कि अगर डियर ग्रास पे डिपेंडेंट है, ग्रास ही नहीं है, तो डियर मर रहा है, तो ग्रास पे जितनी भी चीजें डिपेंडेंट है वो सब भी खत्म हो जाएगी, तो कोई नहीं बचेगा। अब फूड चेन को देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट्स फॉर्म फूड चेन। जो उनकी फूड हैबिटेट्स हैं और जो उनका आपस में एक रिलेशनशिप है उसे क्या बोलते हैं, फूड चेन। फूड चेन इज द नेचुरल सोर्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। फूड चेन इज द नेचुरल सोर्स फॉर, क्योंकि अगर फूड चेन नहीं होगी, वो उसको नहीं खाएगा, वो उसको नहीं खाएगा, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। अब सोचो आप प्लांट को मत खाओ, तो सारी की सारी एनर्जी कौन लेके बैठा हुआ है, प्लांट, आपके तक तो आएगी ही नहीं। तो आपको जो खाओगे तभी एनर्जी आएगी ना आपके पास। तो जो फूड चेन है वो नेचुरल सोर्स है, किसके लिए, एनर्जी ट्रांसफरिंग के लिए। अब सुनिए, अब कई टाइप की फूड चेन है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है कौन सी, फॉरेस्ट फूड चेन, जिसमें आप देखो सबसे पहले कौन आया, प्लांट, प्लांट के बाद डियर के बाद, क्या लोइन को कोई खाने वाला है क्या, नहीं, इनको खाने वाला कोई भी नहीं है। आप सोचो कौन ऐसा कौन सा जानवर है जो लोइन को मार के खाता है, नहीं है, एलिफेंट। एलिफेंट तो बेचारा शरीफ हर्बीवोर्स है, तो घास पे काम चला लेता है ना। खाएगा थोड़ी ना उसको, लड़ाई होगी, मार दी बात अलग है। ऐसे तो स्नेक मार देता जाके, स्नेक ने मान लो काट लिया लॉयन को, मर जाएगा, लेकिन खाएगा थोड़ी ना। मार सकता है लेकिन खा नहीं सकता। अब देखो फॉरेस्ट फूड चेन है, अगली कौन सी है, ग्रास फूड चेन, ग्रासलैंड की फूड चेन। तो सबसे पहले कौन आया यहाँ पे, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऊपर को किसने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक को किसने खाया, हॉक। हॉक समझते हो, ईगल, वो इसको पकड़े खा रहे हैं। कौन फूड चेन में पढ़ना सबसे पहले, फाइटोप्लैंक्टन, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन पानी में रहने वाले कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो किसको खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को। किसमें, इसमें कई सारी चीजें आती है, जैसे कि डेस्मिड्स आते हैं, है ना, यूग्लेनोइड्स आते हैं, अभी स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये लिखा कि जूप्लैंक्टन आएंगे सर, कि फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे बड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं, उन्हें क्या बोला गया, जूप्लैंक्टन। एक टर्म याद रखना, जू टर्म एनिमल्स के लिए यूज होता है या कंज्यूमर्स के लिए मेनली। अच्छा, इस जूप्लैंक्टन को किसने खा लिया, स्मॉल फिश ने। स्मॉल फिश को कौन खा गया, लार्ज फिश, उससे जो बड़ी फिश थी वो खा गई। तो इनका एक खाना पीना चलता रहता है। तो इसमें क्या है कि एनर्जी एक से दूसरे तक ट्रांसफर होती रहती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। अब सुनो, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, इस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड चेन। प्रॉपर्टीज ऑफ फूड चेन क्या कहती है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल।
एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी, वापस नहीं आ सकती। यार मान लो कि लॉयन ने डियर को मार के खा लिया, उसको खाना मिल गया, को जी तेरी जो एनर्जी उस दिन डियर खाया था वो एनर्जी वापस दे पाएगा? नहीं देता। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। सेकंड इज द एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट डू नॉट रिवर्ट बैक टू द सन। हम सन को वो एनर्जी वापस नहीं देते। प्लांट ने जो कैप्चर कर ली वापस कैसे दोगे? वापस नहीं जाती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फूड चेन पे क्वेश्चन आता है कि बताना प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है फूड चेन की। एक तो यूनिडायरेक्शनल और दूसरी द एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट डू नॉट रिवर्ट बैक टू द सन। आगे द एनर्जी अवेलेबल एट द ईच ट्रॉफिक लेवल इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ हीट लॉस एंड रेस्पिरेशनल लॉस। हीट लॉस एंड रेस्पिरेशनल लॉस। ठीक है, जैसे सुनो, अब हम एक गेम खेलते हैं यहाँ पे। जैसे कि सुनो कि मैंने ना इसको पढ़ाया, मैंने इसको पढ़ाया भाई साहब कि ये चैप्टर है, मैंने इसी तरीके से पढ़ा दिया, इसने जाके आगे पढ़ाया, तो जो जो मैंने इसको बताया होगा क्या सारा बताएगा आगे ना? लॉस होगा, कुछ तो लॉस होगा सर, सारा नहीं बता पाएगा। तो इसने इसको बताया, मान लो मैंने 100% बताया, ये आगे 90 बता पाया, तो उसके पास तो कितना बचा? 90। वो आगे कितना बताएगा? 80। क्योंकि जैसे ही आगे जाएगी एनर्जी या कोई भी चीज ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर, तो कुछ ना कुछ लॉस तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो लॉस होने वाला है। तो लास्ट तक ये कहां चला जाएगा? 10%। और जिसको 10% समझ आया वो तो कहेगा मैं तो समझा ही नहीं पाऊंगा। तो मतलब अगर एक दूसरे से हम समझना शुरू करेंगे तो इतना लॉन्ग लेवल तक चेन चलने वाली नहीं है, क्योंकि लॉस होता जाएगा। अब मैंने आपको पढ़ाया, मान लीजिए इसको 50% आया, तो ये 50 आगे बढ़ाया, कितना आया उसको? 25। उसको 12% आया, उसको कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, अगले वाले में तो बचेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। तो इसी तरह से एनर्जी भी लॉस होती है। और हमारे यहां पर एनर्जी अगर वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे जाते हो, ट्रॉफिक लेवल कौन से होते हैं? पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी जो सीधा प्रोड्यूसर को खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर किसको फीड करने वाले हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को। टर्शियरी कंज्यूमर किसको खाने वाले हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पर भी एनर्जी आगे की ओर निकलती है, लेकिन यहां पर एनर्जी जो लॉस है वो 90% होता है। एनर्जी का लॉस कितना होता है? 90%। इसीलिए फूड चेन बहुत ज्यादा आपको लंबी दिखने वाली नहीं है। 1 2 3 4 5 बस, ये नहीं है कि 10-10 आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स में फूड चेन दिखेगी। पेपर का क्वेश्चन है कि फूड चेन इतनी लंबी क्यों नहीं बनती? क्योंकि लास्ट तक, क्योंकि इन फूड चेन ऑलवेज कितने परसेंट एनर्जी लॉस हो रहा है? 90%। 90% का लॉस हो जाता है भाई, 90% का लॉस है। और अगर 90% का लॉस है तो आगे एनर्जी कितनी जा रही है? 10%। इसीलिए आपने यहां पे सुना होगा कि 10% लो होता है। तो 10% आगे गई तो 90% किसी में निकल गई? लॉस में, है ना? इसीलिए जो फूड चेन है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी मिलने वाली नहीं, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। रेस्पिरेशन लॉस, जैसे अब तो एनर्जी ले तो रहा है उससे, आप जिंदा कैसे हो? जो प्लांट से आपने फूड लिया था, जो भी लिया वो ले तो रहे हो, और कुछ बोन्स में चला गया। अब मैक्सिमम अगर कोई भी आपको, जैसे मान लो तेरे को लॉयन ने पकड़ लिया, वो आपकी बोन्स नहीं खाने वाला, सिर्फ मांस या मसल खा के छोड़ देगा, बाकी फेंक देगा। तो वो लॉस हुआ ना। अब उसको कौन पकड़ेगा? डिकम्पोजर। वो वापस एक न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के थ्रू उसको सॉइल में डाल देंगे सारा का सारा, उसके तक एनर्जी नहीं जाएगी। तो देख, कुछ हीट लॉस होता है और कुछ रेस्पिरेशनल लॉस। इस पे काम करते हैं 10% लॉ पे। उससे पहले आप ये पिरामिड्स देखिए, ये पिरामिड्स बना रखे होते हैं। पिरामिड कैसे कि देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नंबर सबसे ज्यादा है। यार सीधी सी बात है, अगर आप प्लांट्स को गिनने लगो तो वो बहुत ही ज्यादा होंगे नंबरिंग में, नंबर की बात कर रहा हूं। उससे कम कौन होंगे? हर्बीवोर्स।
उससे कम कौन होंगे? कार्निवोर्स। और उससे कम होंगे टॉप कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स तो अलग बात आ गई कि टॉप के कार्निवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। आप देखो लोइंस कितने हैं? कम ही मिलते हैं। कम है क्योंकि उनके लिए फूड अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अब सुनो, ये लोइंस वगैरह किसको खाते हैं? डियर को या वोल्फ को खा रहे हैं। और वोल्फ किसको खा रहे हैं? मेनली डियर को। अब सुनो, अगर मेरे पास यूं सोचो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाए, प्लांट्स बने ना, तो इसको कोई इफेक्ट आने वाला है? आए, सीधा सीधा आएगा, क्योंकि ये दूसरे एक इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे। लो डायग्राम देख लो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट्स वगैरह, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक हो गए, और टर्शरी जो टॉप के कंज्यूमर है उसमें हॉक आ गया ऊपर। और एनर्जी लॉस हो रही है, और साथ में एनर्जी ये लॉस हो रही है, और एनर्जी साथ साथ क्या हो रही है? ट्रांसफर। इन्हें ट्रोफिक लेवल बोला जाता है। जैसे ये ट्रोफिक लेवल है, प्राइमरी ट्रोफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रोफिक लेवल, टर्शरी ट्रोफिक लेवल, ये डिफरेंट टाइप के ट्रोफिक लेवल्स हैं। अब सुनो ध्यान से, नोटबुक निकाल लीजिए, हमें कैलकुलेशंस करनी है परसेंटेज की। करनी आती है? परसेंटेज तो निकाल लोगे। सुनिए, प्लांट के पास 10,000 जूल की एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप बताएं कि लोएन के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी? तो आप बताएं लोएन के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी? कैलकुलेट कीजिए सर, डायरेक्ट नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो ये वैल्यू कम दे रखी है, वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है, कैलकुलेट करना आना चाहिए। आइए इसका 10% निकाल लेते हैं। क्या करना होता है? 10 अपॉन में 100। 10% निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा? 10 अपॉन 100। 1 2 1 2 कितने बचे? 1 2 और 3। तो टीयर के पास कितनी आ गई? 1000। अब 1000 का 10% निकालना है, तो 10 अपॉन में 100। 1 2 1 2 कितना बच गए? 100। देख रहे हो लोइन तक कितनी एनर्जी कम पहुंच रही है? 100 जूल। ये कैलकुलेशन आने वाली है पेपर में, एक क्वेश्चन तो इस पे आता ही आता है ऐसा 10% पे। सन से एनर्जी आई सर इतने जूल। किसको आई? प्लांट को। प्लांट से आई डियर को, और डियर से आई लाइन। अब बताइए कि लाइन के पास कितनी एनर्जी बची? हाँ 50। कैलकुलेट कर लीजिए। सुनिए, नहीं देखो, 10% लो जो है वो यहाँ एप्लीकेबल होता है। सन से जब प्लांट में एनर्जी आती है तो वो कितनी आती है? 1%।
सन से जब प्लांट में एनर्जी आएगी, यही क्वेश्चन गलत हो जाता है, देखो वो यही घुमा लेंगे, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे 10% लो, आप हर जगह 10 10 10 लगाना शुरू कर दोगे, वो फंसा लेंगे आपको सन के साथ। तो सन से जब प्लांट में एनर्जी जाती है तो वो कितनी जाती है? 1%। कितनी जाती है? उसके बाद 10% लगना शुरू होता है जब प्लांट से डीयर में, डीयर से लॉइन में। तो आप इसका 1% निकाल लेते हैं पहले। कितने जीरोस हैं? 1 2 3 है। 1 2 3 4 5 6। 1%, 2 जीरोस चले गए, तो कितना बच गया? 10 की पावर 5। अब इसका 10% आगे जाएगा। ज्यादा नहीं लगी, 1 2 3 4 5 6 7 लगी, एक और काट के 4 बचेगी। 1 2 3 4, इसका निकलेगा 10%। एक जीरो और हट जाएगी तो 1000 बच गया। 1000 का क्या बनेगा? 100 का क्या बनने वाला है? 10। देख रहे हो भाई साहब, यहां से कितनी एनर्जी निकली और पहुंचते पहुंचते लॉइन तक कितनी मिली? 10। अब इससे आगे तो कहीं पहुंचाऊं मैं, फिर तो बचेगी ही नहीं एनर्जी, कुछ पॉइंटों में चला जाएगा। तो इसीलिए 1%, इसीलिए जो फूड चेन है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होती है, 3 4 या 5 मैक्सिमम जाता है बस, इससे ज्यादा नहीं। प्लांट से जब आगे जाता है ना तो 10% जाता है, सिर्फ 1% वाला सन और प्लांट के बीच में रूल है, बाकी हर जगह 10% लगेगा। ठीक है, एक और कर लो। देखा ना, इसमें गलती हो जाती है, इसीलिए जिन्हें पढ़ रखा है, जिसको पता है वो तो पकड़ लेगा, जिसको नहीं पता वो गया। अच्छा ये क्या बोल रहा है? आ जाइए यार। अब निकालो, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करें। अरे मैंने बोला था ना कैलकुलेट कर लो, ये मारते तुक्के, 10,000 वगैरह फटाफट 2 जीरो हट गया वो हट गया, फटाफट आंसर आ जाता है। अब जिसको टेक्निक नहीं आती वो यहाँ फंस जाएगा। हर खुद निकालिए क्वेश्चन, एक बारी खुद करके देखिए। नहीं थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्या देते भाई सब, परसेंटेज वगैरह हाथ खड़े कर देते, नहीं सर ये अपने बस की नहीं है। आपका 2.5 है, 25 पॉइंट है, 2.5 और चेक कर लेते हैं। देखो ये परसेंटेज में भी मर गए हैं कहीं तो। वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं करता हूँ ओ हे प्रभु, आ जाओ। 258640 का 1% निकालना है, तो 10 से तो 10 निपट गया, तो कितना बचा? 2586.4। ये इसकी मिलेगी प्लांट की। अब डियर की निकाल लेते हैं, तो इनटू में 10%, तो एक पॉइंट और से रख जाएगा, तो 258.64 ये किसकी आ गई?
टीयर की। अब किसकी चाहिए, लाइन की। एक पॉइंट और सर जाएगा तो कितना आएगा 25.864। 2.5। देखो ये परसेंटेज निकालनी सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, नहीं तो मर जाओगे सर, है ना। छोटा सा परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, नंबरिंग पूरी की पूरी ऊपर नीचे कर देगा आपकी पकड़ में। बस आपको आज ध्यान क्या रखना है इसके लिए, आज के लेक्चर में क्या, अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, है ना। अगले लेक्चर में बस हम अब देखेंगे कि इसको ठीक कैसे करते हैं सर, वो पोल्यूशन वगैरह, ओजोन लेयर, है ना, थोड़ा सा बायोमैग्निफिकेशंस और क्या है, तो ये खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में। मेनली क्वेश्चन जो है वो एक ये सन और प्लांट के बीच में फंसा लेगा, क्योंकि सबको पता होता है कि कितना आता है 10%, हर जगह हर बंदा 10 लगा लेगा, लेकिन सन और प्लांट के बीच में कितना रहेगा 1%, देन आफ्टर 10%, उसके बाद 10% रहेगा, नहीं तो पहले कितना रहने वाला है 1%। सन से जब आती है लाइट तो 10% ही कैप्चर होती है, ठीक है। अब बाकी का जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करके कंप्लीट, और इस लेक्चर को सुहा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इसके आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। देखिए अभी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इसमें जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा बन सकते हैं। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी होती है, अच्छा, और इस यहां से स्टेटमेंट बहुत बनेगी, वो स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज होने वाली है वो एनसीईआरटी की होती है, तो एनसीईआरटी के लाइंस यूं की यूं आने वाली है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है, फूड चेन तक एनसीईआरटी जरूर रीड कर लीजिए, उसमें जो भी डाटा है मार्क कर लीजिएगा, और ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको पता हो, और अगर आपको उस टाइम पर अगर कुछ नहीं पता तो पहले पूछ लीजिए, देन हम आगे चलेंगे इसमें, एनसीईआरटी जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।